Hello student, today's my topic is population resource regions of the world. विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश. Although population itself is a resource but plays significant role in the discovery, exploitation and management of different natural resources. Population determines the level of economic development and carrying capacity of the land. That is why all methods determining the level of optimum, over and under population take into account the level of economic development or resource utilization. जैसा कि हम समझ सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या संसाधन प्रदेश का तात्पर्य विश्व में तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या एवं संसाधन के अंतर संबंध का आकलन होता है. विश्व के एक भाग में जहां जनसंख्या द्वारा संसाधनों का उत्पादन और नवीनीकरण तेजी से हो रहा होता है, वहीं अन्य भागों में जनसंख्या की वृद्धि तो होती है लेकिन संसाधनों के उत्खनन एवं विकास की जो गति है वो बहुत मंद है. जनसंख्या एवं संसाधन के उपयोग और उसके भंडारण के संबंध की जानकारी के लिए विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेश में विभक्त करने का प्रयास किया गया है. सर्वप्रथम 1959 में एडवर्ड एकरमैन ने विश्व के विभिन्न भागों को 5 जनसंख्या प्रदेशों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है. जैसा कि स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है, एकरमैन ने पॉपुलेशन फैक्टर, रिसोर्स फैक्टर, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स को लेकर के विश्व के जनसंख्या प्रदेश को वर्गीकरण किया है. उसी के साथ साथ देखा जाए एक और नाम उसमें आता है जेलेंस्की महोदय का. जेलेंस्की ने मिड 1960s में जनसंख्या संसाधन प्रदेश का वर्गीकरण किया है. उन्होंने थोड़ा सा जो एकरमैन के संसाधन प्रदेश थे उसमें सुधार किया है. जेलेंस्की महोदय ने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई जैसा वर्गीकरण किया. उन्होंने अंग्रेजी के अक्षरों का इस्तेमाल किया है. जेलेंस्की महोदय के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने बताया कि टाइप ए में जो आने वाले देश हैं उसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है. इसमें आने वाले देश जो हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशियन फेडरेशन और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका को लिया गया है. दूसरा देखा जाए तो टाइप बी में उन्होंने बताया कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो है ही, साथ एक तरह से देखा जाए तो ये जुडिशली बैलेंस्ड होते हैं. साथ ही इनमें नेचुरल रिसोर्स कम है लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो ए से ज़्यादा होती है. इस तरह से यहाँ पे जो कंट्रीज़ इंक्लूड की गई हैं उसमें वेस्ट एंड मिडिल वेस्ट यूरोप, रोमानिया, बुल्गारिया, इज़राइल और जापान को लिया गया है. तीसरा जो उनका क्लासिफिकेशन था वो है टाइप सी. इसमें जो आने वाले समूह थे एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं लेकिन ये टेक्निकली हम कह सकते हैं कि काफ़ी बैकवर्ड हैं. तो इसलिए यहाँ पे विकास का जो माध्यम बहुत ही कम है. एकरमैन के जो देखें हम लोग बता सकते हैं कि जो वर्गीकरण था इजिप्टियन और यूरोपियन रीजन के बीच के भाग को उन्होंने टाइप सी में लिया हुआ है. जेलेंस्की ने इसको 3 जियोग्राफिकल ग्रुप्स में इसका डिवीज़न किया है: इंडो चाइना, ट्रॉपिकल अफ्रीका और लैटिन अमेरिका. इसके साथ साथ इनका टाइप डी में इन्होंने बताया कि ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम एक तरह से कह सकते हैं कि देयर इज़ अ वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन. एग्रीकल्चर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. और इसके साथ साथ यहाँ पे जो मेजॉरिटी है, बहुत बड़ी ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर इलिटरेट. इसके अलावा यहाँ पे सोशल और कल्चरल अपलिफ्ट भी बहुत ही मिनिमम दिखाई देता है. इसमें आने वाले जो देश हैं इजिप्ट, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को आर द अफ्रीकन कंट्रीज़ जो इसमें लिए गए हैं आए हैं. साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इसमें ग्रीस इन यूरोप, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि को भी इन्होंने ग्रुप डी में ही रखा है. इनके जो जेलेंस्की महोदय का वर्गीकरण था उसमें चाइना और इंडिया को भी इसमें उन्होंने लिया था लेकिन बाद में इन्होंने इसको टाइप बी में प्रमोट कर दिया. लास्ट है टाइप ई.
टाइप ई जो रीजन है उसमें आने वाले जो देश थे या तो बहुत ही ठंडे हैं या कह सकते हैं एक तरह से हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट और ट्रॉपिकल मार्शलैंड और उसके साथ साथ जो वेस्ट लैंड थे उसमें इन्होंने उसको जोड़ा है। यहाँ पे जनसंख्या जो है ग्रोथ बहुत ही मिनिमम, एक तरह से कहा जा सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ मिनिमम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वेरी लो। तो इस एरिया की जो स्थिति है वो बहुत ही कह सकते हैं खराब है। आगे लेकिन संभावना व्यक्त की जाती है कि यहाँ पे संसाधन प्रचुर हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में यहाँ पे मैक्सिमम रिसोर्स जो है यहाँ से यूटिलाइज़ किया जाए। आगे ये भी अपने ग्रुप से बदल सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं एडवर्ड एकरमैन का वर्गीकरण। इन्होंने एडवर्ड एकरमैन ने भी 5 भागों में विश्व को बांटा है, जिसमें कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट टाइप्स, यूरोपियन टाइप, ब्राज़ीलियन टाइप, इजिप्टियन टाइप और आर्कटिक डेजर्ट टाइप, इन्होंने 5 समूह बनाए। सबसे पहला इन्होंने लिया यूनाइटेड स्टेट टाइप, जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में आने वाले जो कंट्रीज़ थे उसमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड पार्ट ऑफ रशियन कंट्रीज़ को इन्होंने ऐड किया। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी विशेषताएं भी दिखाई देती हैं कि इन देशों का क्षेत्रीय विस्तार बहुत अधिक है, संसाधन भी उपलब्धता यहाँ पे कह सकते हैं बहुत अधिक है। इस कारण यहाँ ये देश जो है धनी के साथ साथ आत्मनिर्भर हैं। यदि किसी संसाधन की यहाँ पे कमी होती है तो ये अपने पैसे के द्वारा वस्तुओं को बाहर से मंगा भी लेते हैं और इस वर्ग के देशों का तकनीकी ज्ञान उच्च स्तर का है। प्रति व्यक्ति आय उच्च, रहन सहन का स्तर भी उच्च। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि यहाँ पे जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। ये देश अपने आप में अग्रणी है। सेकंड की बात करें, जो सेकंड इनका क्लासिफिकेशन था यूरोपियन टाइप, इसमें अधिकतर जो देश को लिया गया उसमें वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न यूरोप एंड सोवियत सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को जोड़ा गया है। इनकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें ये एक तो इनका एरिया जो कह सकते हैं लिमिटेड है, साथ ही साथ यहाँ रिसोर्स भी अनलिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ही अधिक रहती है। तकनीकी दृष्टि से बात करें तो ये बहुत अधिक उच्च हैं या कह सकते हैं तकनीकी दृष्टि से अधिक विकसित हैं। जीवन स्तर इनका उच्च है। साथ ही साथ यहाँ पे खाद्यान्न भी जो पाए जाते हैं, आपूर्ति आयात की जा सकती है या ऐसा भी हो सकता है कि ये आसानी से वस्तुओं का निर्यात करके उसके बदले में जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको मंगा लेते हैं। इन देशों में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो भी स्थिर पाई गई है। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे बताया जाता है कि इस समूह में जो आने वाले जो हम कह सकते हैं जनसंख्या व संसाधन का अंतर न बढ़े, इसके लिए इन देशों में लगातार नए नए संसाधनों की खोज हो रही होती है। तीसरा है ब्राज़ीलियन टाइप। इस वर्ग में मैक्सिमम देखा जाए तो ब्राज़ील, बोलीविया, वेनेजुएला, पराग्वे, क्यूबा, नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ को लिया गया है। जैसा कि इनकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इनका क्षेत्रफल तो अधिक है लेकिन जनसंख्या यहाँ पे कम है, उसके अपेक्षाकृत क्षेत्र के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। संसाधन भी बहुत अधिक है लेकिन तकनीकी विकास यहाँ पे कम होने के कारण यहाँ पे कहा जा सकता है संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। कुछ देशों में कुछ भूभाग तो बहुत अधिक संसाधन संपन्न हैं और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे संसाधनों का बहुत अभाव है। इस कारण संपन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का भारी दबाव मिलता है, तो कुछ क्षेत्रों में बड़े भूभाग बहुत ज़्यादा यहाँ पे घेरे हुए हैं, वहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरह से जन अभाव मिलता है या आपका बहुत ही कम पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण देश के आर्थिक विकास के लिए अनुकूल न होने के कारण यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, लाइफ स्टाइल सब कुछ जो है वो लो मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा 4th डिवीज़न है इजिप्टियन टाइप। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह के जो देश हैं इजिप्टियन टाइप जो आपके देश आते हैं उसमें मैक्सिमम आपके चाइना जैसी कंट्रीज़ को लिया गया है। एग्जाम्पल है अल्जीरिया, मोरक्को, चाइना, इंडिया, श्रीलंका एंड अफ़गानिस्तान। अब ऐसे में कहा गया कि जो आपके इजिप्टियन है इसमें संसाधनों की तुलना में जनसंख्या बहुत
तकनीकी दृष्टि से यह कम विकसित हैं। संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव भी बहुत अधिक होने के कारण जो यहाँ जीवन स्तर है वो निम्न मिलता है। जनसंख्या वृद्धि के ऊंचे होने के कारण संसाधन और या ऐसा भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन प्रेशर अधिक होने के कारण यहाँ पे जो रिसोर्स है और पॉपुलेशन है उसमें अपोजिट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। बेरोजगारी, गरीबी और उसके साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं, भूमि पर संसाधन का अधिक दबाव, ऐसी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ ऐसा भी है यहाँ पे कि जन्म दर, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का भी यहाँ अभाव है और यहाँ पे उच्च बर्थ रेट मिलता है। इन देशों की प्रमुख समस्या जनसंख्या का बहुत ज़्यादा हो जाना है। लास्ट है जिसको कि हम लोग कहते हैं आर्कटिक और डेजर्ट टाइप या आर्कटिक मरुस्थल सदृश प्रदेश। ऐसे प्रदेशों में एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड, नदर्न यूरेशिया, सहारा एंड एरिड रीजन, अमेजोनिया, साउथ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को लिया गया है। इन क्षेत्रों की अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा या तो ठंडे हैं या ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्ड होता है। उसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ही लो, लाइफ स्टाइल वेरी पुअर। साथ ही साथ जो यहाँ पे सेटलमेंट्स हैं वो डिस्पर्स टाइप के पाए जाते हैं, नोमैडिक कल्चर। और उसके साथ साथ यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो अभी जैसा मैंने बताया कि लगातार नए नए जो यहाँ पे सर्वे हो रहे हैं उसमें ऐसा बताया जाता है कि फ्यूचर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं, अवेलेबल हैं, जो आगे काम देंगे। और शायद ऐसा भी माना जाता है कि यही एरिया आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बसाव वाला क्षेत्र हो जाएगा। इस तरह से आपको मैंने एक स्लाइड में अपनी पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन जो एकरमैन का वर्गीकरण था उसके हिसाब से आपके दिखाया है। आसानी से आप इसको जूम करके देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे डिवीज़न किए गए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो एक और चीज़ आती है, वो आती है इसी तरह से भारत को भी विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश में बांटने का प्रयास किया गया है। भारत में देखा जाए तो यहाँ पे ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव अत्यधिक असमानता वाला दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो संसाधन हैं वो भी एक तरह से हर जगह एक जैसे दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में हुआ है कि भावी विकास की दृष्टि से जो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है कि रिसोर्स हो सकता है मिल जाए या आर्थिक सामाजिक विकास हो, तो ऐसे में औद्योगिक और नगरीय केंद्रों की स्थापना या नए नए उद्योगों का जो विकास होगा, तो ऐसे में ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें रोजगार जो है शायद उसके अवसर मिले। तो इसके आधार पे उन्होंने इन चीज़ों को जोड़ करके पी सेन गुप्ता ने 1968 में जननांक घनत्व या जिसको हम कह सकते हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को बेस मानते हुए उसमें उन्होंने पॉपुलेशन डेंसिटी को लिया और उसकी ग्रोथ को लिया। और उनका कहना था कि शायद यही जो हम पॉसिबिलिटीज़ हैं उसी के बेसिस पे इसका इन्होंने 3 भागों में विभाजन किया। इस तरह से उन्होंने भारत को 3 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में जब व्यक्त किया है तो एक बड़े ग्रुप में उन्होंने इसको हम कह सकते हैं इसका विभाजन किया। सबसे पहला जो है जिसको हम कहते हैं डायनामिक रीजन, दूसरा है प्रोस्पेक्टिव रीजन, तीसरा है प्रॉब्लमेटिक रीजन। इसमें पहला जिसको इन्होंने बताया कि डायनामिक जो रीजन्स होते हैं वो कौन से प्रदेश हैं, इसको हिंदी में गतिमान प्रदेश भी कहा गया है। ऐसे जिसमें कि देश या ऐसे क्षेत्र, सॉरी देश नहीं, ऐसे क्षेत्र जिसमें विकसित औद्योगिक प्रदेश हों, वहाँ पॉपुलेशन भी अधिक रहती हो और मैक्सिमम ये साइंटिफिक और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे हो और उसके नॉलेज के बेसिस पे रिसोर्स को यूटिलाइज़ करते हों, ऐसे एरिया को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। जैसे आपके सामने इसमें देखा जाए, इसको इन्होंने 5 सब डिवीज़न में जो है डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ वेस्ट बंगाल डेल्टा, सेकेंड लावा रीजन, थर्ड तमिलनाडु रीजन्स, फोर्थ पंजाब प्लेन, फिफ्थ इज़ साउथ ईस्ट कर्नाटका रीजन। इसके बाद उन्होंने दूसरा जिसको हम बात करते हैं वो आपका आता है प्रोस्पेक्टिव रीजन्स, जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है। हिंदी में इसको उदीयमान कहते हैं, उदीयमान प्रदेश।
ऐसे प्रदेश जिसमें संभावना विकास की अधिक दिखाई दे रही है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक जो हम देखते हैं डिफरेंसेस हैं, जहाँ यहाँ पे जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पे समस्याएं आने की वजह से यूटिलाइजेशन रिसोर्स का बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कहा गया कि आगे तकनीकी विकास होगा और औद्योगिक केंद्र सामने धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उसमें इन्होंने संभावना व्यक्त की है कि आने वाले जो क्षेत्र हैं वो विकास करेंगे। इसमें भी उन्होंने 5 जो है वर्गीकरण किया। पहला नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन, दूसरा गोदावरी बेसिन, तीसरा रीजन, फोर्थ साउथ वेस्टर्न कर्नाटका और 5वां ब्रह्मपुत्र वैली। लास्ट इन्होंने प्रॉब्लमेटिक रीजन, समस्या प्रधान, जैसा कि नाम से ही लगता है कि समस्या प्रदेश वे प्रदेश हैं जो निकट भविष्य में अपनी जनसंख्या के कारण या जनसंख्या के लिए सब्सिस्टेंस जो है अवेलेबल नहीं कर सकते, या कह सकते हैं कि भरण पोषण में सक्षम नहीं हैं, वो उनको भरपेट भोजन नहीं दे पाते। तो ऐसे में वहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं कि एक तो जनसंख्या अत्यधिक है वहाँ पे, और दूसरी तरफ कुछ प्रदेश में तो प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, और दूसरी तरफ ऐसा है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है या कह सकते हैं एनवायरनमेंट, वहाँ पे लोगों को अड़चन पैदा करता है। तो ऐसे में ये आर्थिक दृष्टिकोण से संसाधनों के लिए उपयोग नहीं है, इस कारण यहाँ पे बहुत सारे प्रदेश में समस्याएं आ रही हैं। इसमें आने वाले जो क्षेत्र हैं, सबसे पहला जो है सेंट्रल ईस्ट गंगा प्लेन, ओडिशा कोस्ट, केरला कोस्ट, लक्षद्वीप, नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटका, राजस्थान डेजर्ट, 7th है आपका नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन, 8th ईस्टर्न हिली रीजन्स, एंड लास्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन्होंने इसमें 9 क्षेत्र को लिया और उन्होंने जो वर्गीकरण किया उसमें उनका यही कहना था कि ये सारे जो क्षेत्र हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने भी एक मानचित्र के जरिए अपने जो संसाधन प्रदेश हैं उसका वर्गीकरण किया है। स्लाइड में आपको दिखाया गया है, इसमें आसानी से इसको भी आप देख सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जनसंख्या संसाधन प्रदेश में संसाधन और उसके साथ साथ जनसंख्या के अनुपात का वर्गीकरण किया जाता है। तकनीकी विकास का स्तर जितना ही ज़्यादा होगा, यानी तकनीकी विकास जितना अधिक होगा उतना ही अधिक वहाँ पे हम कह सकते हैं वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न प्रदेश होंगे, और उनको बस या जैसे कि अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। जेलेंस्की के हिसाब से देखा जाए तो टाइप ए, और एकरमैन के अगर देखें तो हम लोग यूएसए टाइप रीजन में उसको डालते हैं। तो इस तरह से ये जनसंख्या संसाधन प्रदेश आपको समझने की कोशिश की गई है। नमस्कार।